हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि जो हम शिपमेंट करते हैं एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, वो उसका डाटा सर्वर पर कैसे मेंटेन किया जाता है और इनिशियल लेवल पे ये कहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरी प्रोसेस कैसे इंटीग्रेटेड होती है डीजीएफटी और बैंक से, वो इस सेशन में समझेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे कि एमईआईएस लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है शिपमेंट के रिलेटेड, वो कैसे होती है, तब भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ब्लॉक करके डाल रखे स्लाइड में, तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 से। चेकलिस्ट सबमिटेड टू द कस्टम बाय सर्वर बाय सीएचए। इस पॉइंट में ये है कि जब हम अपनी शिपमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी कमर्शियल इन्वॉइस को सीएचए को देते हैं चेकलिस्ट फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिशियली डाटा शिपमेंट के रिलेटेड कस्टम में स्टोर होता है। जैसे कोई कस्टम सर्वर होता है जिसको ईडीआई सर्वर भी बोलते हैं, तो उस पर डाटा स्टोर हो जाता है। जस्ट लाइक हमने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो हमने उसकी कमर्शियल इनवॉइस अपने सीएचए को दी, वो सीएचए उसको ईडीआई में फ़ाइल करेगा शिपिंग लाइन चेकलिस्ट को, और हमसे अप्रूवल कराएगा कि जो डाटा हमने ये मतलब चेकलिस्ट के रूप में पीडीएफ में फ़ाइल देगा अप्रूवल के लिए। तो हम उसको अगर अप्रूव कर देंगे कि ऑल डाटा इज़ ओके, देन वो उसको सबमिट कर देगा और उस पर से शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक की जो प्रोसीजर है ये जो प्रोसीजर है आपका गुड्स को डिस्पैच करने से पहले की है। ओके, जैसे ही गुड्स आपके डिस्पैच हो जाते हैं दूसरी स्टेप स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पहला डाटा ये कस्टम सर्वर पे पहुँच गया था इनिशियली। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, जब शिपमेंट आपके कस्टम में जाएगी वहाँ पे गेट इन होगी। ओके, और फिज़िकली गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा इसको एग्जामिन किया जाएगा। तो वहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, एनेक्सर सी अटैच किया है, जो भी डॉक्यूमेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं प्री शिपमेंट के, उनको चेक इन वेरीफाई किया जाएगा एज पर गुड्स कि ये ओके है या नहीं, कि डिफरेंस तो नहीं है इनमें कहीं। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो उसी टाइम उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके गुड्स में ये प्रॉब्लम है, और उस पर पेनल्टी भी लग सकती है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट बना के दिया। उसके बाद समझने की चीज़ ये है कि वहाँ पे क्या होता है, जब फिज़िकल एग्जामिन में आपके गुड्स वेरीफाई हो जाते हैं, देन आपका जो गुड्स है डाटा है, जस्ट लाइक ये कंटेंट नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, ओके, और वेट, ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। जैसे लाइसेंस है तो लाइसेंस भी देखा जाएगा कि आप ईपीसीजी लाइसेंस यूज़ कर रहे हो शिपमेंट के अगेंस्ट, तो लाइसेंस को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप एडवांस लाइसेंस यूज़ कर रहे हो तो वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, ड्यूटी फ्री लाइसेंस यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ चेक इन वेरीफाई करने के बाद वहाँ से भी कुछ डाटा ये ईडीआई में सबमिट करते हैं। मीन्स कि जैसे ही शिपमेंट हो गई आपका सारा डाटा चेक इन वेरीफाई होके कस्टम सर्वर में चला जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में आपका जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, प्री शिपमेंट डाटा था शिपमेंट से पहले का, वो यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब बात आती है शिपिंग लाइन की। अब शिपिंग लाइन की तरफ से भी डाटा को चेक किया जाएगा। थर्ड स्टेप है वो ईजीएम क्लियर बाय द शिपिंग लाइन। तो दो तरह से डाटा यहाँ पे चलेगा। तीसरी तरह से डाटा कैसे आएगा, जैसे ही गुड्स आपके लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया आपको कि हाँ आप अपने गुड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चेक एंड वेरीफाई हो गए, तो शिपिंग लाइन भी जो अपने RFID सील के थ्रू कोई डाटा इनपुट दिया था उसको ऑनलाइन पोर्टल पे, RFID के ऑनलाइन पोर्टल पे, तो उसमें आपने क्या ऑर्डर नंबर डाला था कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट ये कंटेनर है, इसका सील नंबर क्या है और ये किस कंट्री को जाएगा, ये चीज़ें वहाँ से डाली थी। ओके, तो ये चीज़ वहाँ से भी डली है, प्लस ईडीआई में भी अवेलेबल है कस्टम पे। तो यहाँ पे भी इनका क्रॉस चेक वेरीफाई होगा। और शिपिंग लाइन आपको ईजीएम करेगी, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट प्रोवाइड करेगी कि हाँ आपके जो गुड्स हमें मिले हैं ये इनका एक्चुअल कंटेंट नंबर है, इनका गुड्स नंबर है और ये सील नंबर है। वहाँ से आपको एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट मिलेगी। तो यहाँ से ये शिपिंग लाइन कस्टम सर्वर पे डाटा भेजती है कि आपके गुड्स मतलब ये गुड्स हैं, ओके हैं, हमारी इस पर मतलब हमने जो चेक किया हमने ये पाया कि इनका ऑर्डर नंबर ये है, इनका कंटेंट नंबर ये है और इनका सील नंबर ये है, ये कौन सी कंट्री को जाएगा। तो ये
थर्ड स्टेप यहाँ से कस्टम सर्वर पे डाटा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने डाटा दिया और जो शिपिंग लाइन ने डाटा दिया, अगर उसमें कोई मिसमैच हुआ तो वहाँ पे आपको एरर आ जाएगी, EGM एरर। ठीक है, तो EGM एरर इस प्रकार से आती है। कई बार EGM क्लियर नहीं होते हैं और आपको ड्रॉबैक नहीं मिल पाते हैं। जब तक आपके EGM क्लियर नहीं होती, ड्रॉबैक आपको मिलता नहीं है। इसलिए EGM क्लियर होना ज़रूरी है। और इसकी सीधी सी प्रॉब्लम सोल्व ऐसे हो जाती है कि अगर आप डाटा दे रहे हो एक्चुअल, वो आपका एक्चुअल होना चाहिए। जैसे आपने कंटेंट नंबर, व्हीकल नंबर, सील नंबर और कौन सी कंट्री में जाएगा, ये चीज़ें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए जो हमने दिया है। अदरवाइज़ ये मिसमैच होगा और आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अब ये तीसरी स्टेप यहाँ पे होगी। अब बात आती है बैंक पेमेंट की। अब हमारी शिपमेंट सेल हो गई, हमें बैंक डॉक्यूमेंट्स मिल गए, बिल ऑफ lading मिल गया, कमर्शियल इनवॉइस मिल गया। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमने वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बनवा लिया, सारे डॉक्यूमेंट हमें मिल गए। अब क्या होगा, ये हमने बैंक में जमा कर दिया है। तो एज़ पर टर्म एंड कंडीशन बैंक ने पेमेंट भी कर दिया हमें। तो यहाँ से क्या होगा, बैंक BRC इशू करेगा। ठीक है, तो बैंक सीधा BRC इशू करेगा DGFT को। ओके, और वो आइस गेट से भी कनेक्ट होता है। तो आइस गेट से भी ये डाटा वहाँ पे चला जाता है, आइस गेट में भी चला जाएगा और DGFT सर्वर में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका बैंक की पेमेंट आई शिपमेंट के अगेंस्ट, आपका DGFT सर्वर पे अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आपका चेक, हम जब MEIS लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो चेक करते हैं कि इसका, फर्स्ट तो चेक करते हैं कि इसका EGM क्लियर नहीं है कि नहीं है। अगर EGM क्लियर है तो इसका BRC इशू हुआ कि नहीं हुआ। तो BRC इशू हो जाएगा तो DGFT सर्वर पे आ जाएगा। हम शिपिंग बिल नंबर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को वहाँ पे डालेंगे, शिपिंग बिल नंबर डालेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये कि इसकी पेमेंट नहीं आई है। तो जब ये अवेलेबल हो जाता है तो इसका मतलब ये कि इसकी पेमेंट आ चुकी है। इसको आप MEIS लाइसेंस में क्लेम कर सकते हो, इसका MEIS लाइसेंस क्लेम ले सकते हो। अगर वहाँ पे यूज्ड आ रहा है, इसका मतलब हमने कि इसको ऑलरेडी प्रोसेस में ले लिया है क्लेम करने के लिए। ओके, तो फाइनल स्टेप यहाँ पे ये होती है कि जब BRC का डाटा DGFT पे आ जाता है और कस्टम का डाटा भी आ जाता है जिसमें कोई एरर नहीं मिलती है, तब जाके हम फाइनली एलिजिबल होते हैं MEIS क्लेम के लिए और अदर बेनिफिट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि EGM एरर ना आए और आपकी बैंक की तरफ से भी BRC इशू है। तो BRC में पूरा ये मेंशन भी होता है कि कितनी पेमेंट शिपमेंट के अगेंस्ट आई है। क्या करते हैं, हम MEIS लाइसेंस का प्रपोजल बनाते हैं तो उसमें हम लिख देते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे कि $100 की वैल्यू है, तो उस पर हम जितना भी परसेंटेज बनता है MEIS क्लेम वो लगा के हम प्रपोजल भेज देते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली BRC में देखा जाता है कि वहाँ से कितनी पेमेंट आई है, क्योंकि बैंक पेमेंट कार्ड भी देते हैं, फॉरेन करेंसी में कई सारे चार्ज होते हैं। तो जो डिफरेंस होता है उसके कारण फिर हमारा जो प्रपोजल है उससे वो मैच नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से भी आप अपने प्रपोजल में आपको एडिट करना पड़ेगा और रीज़न लिखना पड़ेगा कि ये किस कारण से पेमेंट कम आई है। समटाइम अगर आपकी पेमेंट आती है, शिपिंग बिल आपने क्लेम नहीं किया, एक डेढ़ साल बाद किया, तो भी आपका उसमें कुछ परसेंटेज MEIS क्लेम में काट दिया जाएगा, क्योंकि इसका कुछ वैलिडिटी होती है, शायद 2 ईयर या 2.5 ईयर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो उस वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्लेम कर सकते हैं, इसमें कट के मिलता है। अगर आप तुरंत 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर करते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं करता है, मिल जाता है आपको पूरा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने यही समझा कि जो EDI सर्वर पे डाटा कैसे सबमिट होता है और DGFT सर्वर पे डाटा कैसे जाता है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन।